में बड़ी खबर के साथ 8 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार होगा और ये जानकारी दे दें आपको कि 8 जुलाई को जो है कैबिनेट का विस्तार होगा। उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो 8 जुलाई को जो है किया जाएगा। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि 20 से 22 मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो शपथ लें। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि फिलहाल देखिए, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो 81 मंत्री जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी की जानकारी जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री यानी कि 28 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। कई नेता जो है राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कई नेता जो है वो राजधानी दिल्ली जो है वो पहुंच रहे हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर बिहार से प्रकाश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश जी, ओवर टू यू। जी हाँ, जहाँ तक जेडीयू और बीजेपी की बात है, जेडीयू लगातार दावेदारी कर रही है 4 मंत्री पद की, लेकिन बीजेपी अभी भी अड़ी हुई है कि 2 मंत्री पद से ज़्यादा हम आपको दे नहीं सकते हैं। जेडीयू चाहती है कि सामाजिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार थोड़े कमज़ोर हुए थे, इसीलिए सोशल लेवल पे वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इसीलिए आरसीपी सिंह और ललन सिंह को तो बनाना ही चाहते हैं, साथ साथ कुशवाहा समुदाय और अति पिछड़ी जाति जो उनका कोर वोटर है उससे भी मंत्री पद में जगह देना चाहते हैं। अब बात यह बनती है कि क्या बीजेपी तैयार है? तो बीजेपी अगर तैयार हो जाती है 3 से 4 मंत्रियों को देने के लिए, तो बीजेपी को अपने कोटे के मंत्रियों को हटाना पड़ेगा। तो किस पर गाज गिरेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में इतने मंत्री पद बिहार से तो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है उत्तर प्रदेश और पंजाब और असम और बंगाल को भी रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये कॉन्फेबुलेशंस अभी चल रही हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, और एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि बिहार से क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से इतने मंत्री हैं, आपने 6 नाम गिनवाए है ना, और उसके ऊपर सुशील कुमार मोदी का भी नाम आ रहा है। अब ये है अश्विनी चौबे पहले से हैं, नित्यानंद राय पहले से हैं, आदे गिरिराज सिंह पहले से हैं, तो और कितने जुड़ेंगे तो ये देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, जी बिल्कुल, आरके सिंह, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आरएसपी, आरके सिंह, ये सब लोग पहले से हैं, तो ऐसे में कैसे होगा? प्रकाश जी आप प्लीज बने रहें हमारे साथ। हम पूरे जो एक नरेंद्र मोदी 2.0 का कहा जा रहा है सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार, उसके बारे में जरा आपसे बात करते हैं। जो ये कंफर्म्ड नाम है, जो 5-6 लोगों को तो कॉल जा चुकी है, उसमें जो कॉल से पहले दर्शकों, कॉल से पहले जो व्यक्ति बाहर आ गए थे, दिल्ली आ पहुंचे, वो हैं ये चिराग पासवान के चचा, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस। दूसरा ये चेहरा है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल कौन है ये आपको बताना जरूरी है। अनुप्रिया पटेल वो नेत्री हैं, अपना दल, जो कि मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको मंत्री बनाया गया। क्यों उनको मंत्री बनाया गया? क्योंकि अपना दल उत्तर प्रदेश के 5 से 6 जिलों में इतना ज्यादा प्रभावी था, और उस समय उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने थे सीधा बात। और अब ऐसा ही हो रहा है 2022 में, जब इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, डायरेक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? बात सिंपल ये है, हमारे दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि ये मोदी का जो कैबिनेट रीशफल है ये क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों कि ये पिछले इतने समय से, मेरे साथ स्टूडियो में मेरी साथी अनुपमा भी बैठी हैं, और अगर हम आपको ये बताना चाहें कि ये इतना बड़ा ये जो कैबिनेट रीशफल, इसके बारे में इतनी बात हो रही है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब अगले 12 महीने में दर्शकों, अगले 12 महीने यानी 1 साल में 7 राज्यों में अनुपमा
7 राज्यों में इलेक्शन है और इन 7 राज्यों में इलेक्शन होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हारी है, मुंह की खानी पड़ी है उन्हें। अब वो जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, ये सारे राज्यों में इलेक्शन में जाएंगे, उससे पहले उन्हें वहां छोटे छोटे राज्यों के साथ अलायंस करना पड़ेगा और वो छोटे राज्यों के साथ जब वो अलायंस करने जाएंगे तो कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए। शिवसेना और अकाली दल बीजेपी के सबसे ज्यादा पुराने घटक दलों में से दो थे और उन दोनों ने बीजेपी को छोड़ दिया और आज वो दोनों बीजेपी के चिर प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए अनुपमा पटेल, जिनको नहीं लिया गया था 2019 में, उनको भी लिया जा रहा है। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि कौशांबी के जो सांसद हैं विनोद सोनकर, उनको कॉल भेज दिया गया है कि आप आइए। तो ऐसे कई लास्ट मिनट एंट्री होगी दर्शकों, और आपको यह समझना पड़ेगा ये लास्ट मिनट एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे जातीय समीकरण बिठाना पड़ता है, जो अभी हमारे साथी प्रकाश जी बता रहे थे अनुपमा, कि किस तरह से अगर आप जेडीयू को 4 दे देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप 11 मंत्री बिहार से होंगे। बिहार में इलेक्शन नहीं होने वाला, यूपी में होने वाला है। पंजाब से 2 चेहरे आने ही आने हैं, मध्य प्रदेश से 2 चेहरे आने ही आने हैं। थावरचंद गहलोत आते हैं मध्य प्रदेश से, अब वो कर्नाटका के गवर्नर बनने जा रहे हैं, तो एक चेहरा राकेश सिंह क्या बनेंगे। लेकिन जिस समुदाय से, जिस जाति से थावरचंद गहलोत आते थे, उसको भी तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो क्या इसमें रामशंकर कठेरिया की बाजी लग सकती है? तो ये ऐसे लोग हैं जिनको लेकर बातचीत चलती रहेगी। और अब मेरे साथ मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी जुड़ गए। अभिषेक जी, तो 8 को अभिषेक सुबह 10:30 बजे से 12:30 के बीच कहा जा रहा है कैबिनेट रीशफल हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का जो पूरी प्रक्रिया है, अगर उसको समझाने की कोशिश करें कि क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों हर बार ये कहा जाता है जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो यह कहा गया कि अभी तो बस अनाउंस किया है, 6 महीने में एक छोटा सा रीजिक होगा। वो 6 महीने होते होते अभिषेक और प्रकाश 2 साल हो गए, और आज जब हो रहा है तब भी जेडीयू अड़ंगा डाले हुए है। ये नहीं कि सब कुछ स्मूथली हो जा रहा है, जेडीयू ने एक कुंडा फंसाया हुआ है अपना। अभिषेक, ऐश्वर्या, मेरे ख्याल से एक बहुत गहन चर्चा और लंबी बैठकें हुई हैं इस पूरी प्रक्रिया में, और उसके बाद ये नाम निकल के आ रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इस एक एक नाम के पीछे है। परफॉर्मेंस होगा, कास्ट डायनामिक होगा, रीजन होगा, लैंग्वेज होगा, तो वो सब हमारे सामने दिखने में आ रहे हैं। यूपी बिहार का जो कैलकुलस है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसमें आप पूरी काउबेल्ट का इनफैक्ट देखें, पर चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है तो मैं समझता हूँ ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ ही ज़्यादा होगा। बिहार की जो समस्या है वो अलायंस पार्टनर की समस्या है, वो बीजेपी की समस्या नहीं है। पर फिर भी चूंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और प्रकाश जैसे अभी समझा रहे थे कि इतने 10-11 बिहार से मंत्री नहीं हो सकते हैं क्योंकि रीजनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अब गड़बड़ा जाएगा, तो वो एक इशू है जो जेडीयू को सॉर्ट आउट करना है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अकोमोडेटिव मूड में रहेगी, क्योंकि आप देखें कि जो एनडीए है वो आज की तारीख में सिर्फ बीजेपी और आरपीआई है। अगर सरकार के हिसाब से देखें, मंत्रिपरिषद के हिसाब से देखें, तो उसमें जेडीयू का, एलजेपी का, अपना दल का जुड़ना ज़रूरी है एक वृहत एनडीए बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो नाम चर्चा में आ रहे हैं बिहार खास तौर से, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो तो अच्छा रहेगा। और ये जो मैं बात कर रहा था गवर्नर्स का जो आज अनाउंसमेंट हुआ, उसके साथ ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है कैबिनेट रीशफल की। गवर्नर्स के भी आप अगर नाम देखें ऐश्वर्या, तो वही समीकरण जो निर्णय लेने में मदद करते हैं कि मंत्री कैसे हो, मंत्री परिषद कैसी हो, लगभग उतनी ही बारीकी से अध्ययन करके गवर्नर्स को अनाउंस किया गया है, बनाया गया है। तो ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया प्रधानमंत्री की रही है, एक एक बारीकी से एक एक अध्ययन करने की। मंत्रिपरिषद के मंत्री जो अभी हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहा है 2-2.5 साल का, उसको देखने का, आकलन करने का, और उसके बाद ये निष्कर्ष आया है, जिसके बाद ये पूरा जो परसों एक शपथ विधि होगी और नए मंत्री उसमें आएंगे। आपने शायद सबसे पहले ये 5 दिन पहले खबर ब्रेक करी थी अपने प्रोग्राम में दर्शकों के लिए, और जिसमें बताया था कि इतने मंत्री होंगे, इतने मंत्रियों का आईबी का एक एनालिसिस हो गया है और ये संभावना है। मैं समझता हूँ उस प्रक्रिया का अंत अब आ रहा है, दर्शकों को सिर्फ कुछ समय के लिए इंतजार करना है। लगभग नाम सारे बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभिषेक, एक ये जो बहुत ही
इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि हम सब के बीच, हम तीनों के बीच कम से कम जेडीयू एक्सपर्ट तो प्रकाश सिंह हैं, तो चलते हैं प्रकाश सिंह के पास और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार को दिक्कत क्या है 2014 से लेके आज तक। प्रकाश जी, 2014 से पहले नीतीश कुमार ने कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आवाज उठाई, लेकिन 2014 के बाद वो समझ गए। अब 2019 में जब बात हो रही थी आइए एक दे रहे थे तब नहीं आए, अब सब मान गए हैं, पूरा देश माना हुआ है, सारी पार्टियां मानी हुई हैं, लेकिन नीतीश है। और ये बात असलियत है अभिषेक कि बीजेपी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी हार्ड बार्गेनिंग दोबारा करेंगे नीतीश, लेकिन कर रहे हैं प्रकाश। नीतीश कह रहे हैं 4 से नीचे नहीं मानूंगा। मैं समझता हूं नीतीश की भी समस्या है कि किसको बनने देना है, किसको नहीं बनने देना है। प्रकाश ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। देखिए, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री जो है अब बहुत अच्छी हो गई है, पहले वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार भी ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के वाजिब हकदार हैं और उनके साथ मिलकर काम करना है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीचे के लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पुख्ता कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अब देखना यह है कि कैसे बार्गेनिंग होती है। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक दुकान है। नीतीश कुमार एक रीजनल पार्टी के प्लेयर हैं, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अपना एक जातीय समीकरण बनाया है, कुर्मी, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ी जाति, सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ा घटक दल अब जेडीयू है, 16 सीटों के साथ लोकसभा में और 4 सीटों के साथ राज्यसभा में 20 सीट है, और राज्यसभा में भी कुछ महत्वपूर्ण बिल पास कर रहा है, तो 20 लेकर चल रहे हैं और सांकेतिक भागीदारी चाहते हैं ताकि उनकी भी साख बची रहे। और हाल फिलहाल के चुनाव में ये देखा गया कि नीतीश कुमार कमजोर हुए, चाहे जो भी कारण हो, चिराग पासवान और बीजेपी की मिली भगत से उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, तो वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपने कास्ट रिप्रेजेंटेशन को, सोशल रिप्रेजेंटेशन को। इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा को वो जोड़ते हैं लव कुश समीकरण बनाने की। तो अभिषेक ने जैसा कहा, उनकी अपनी आंतरिक मजबूरियां हैं, सोशल बैलेंस को मेंटेन करना है। इधर बीजेपी के तरफ भी वही सिर फुटौल है कि ऑलरेडी 5 मंत्री है, सुशील मोदी को भी एकोमोडेट करना है, तो इन अगर पशुपति पारस को एकोमोडेट करे पासवान समुदाय में जाने के लिए, मैसेज देने के लिए, तो बीजेपी किन किन मंत्रियों को छटनी करेगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी के सामने। बिल्कुल, समस्याएं ये सारी हैं। प्रकाश जी, बात करेंगे और अब उन चेहरों के बारे में दोबारा बात करते हैं, और उसमें जो सबसे पहला नाम था और जो तय था वो था सर्बानंद सोनोवाल का। सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये ऐसे 2 नाम हैं। सृष्टि भी है हमारे साथ, आऊंगा मैं सृष्टि, लेकिन मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि सर्बानंद सोनोवाल वो हैं जो एक जीते हुए प्रदेश असम के मुख्यमंत्री थे। दोबारा बीजेपी असम में जीती, असम में दोबारा बीजेपी जीती, और जीतने के बाद सर्बानंद सोनोवाल ने बहुत ही स्मूथली, आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत बिस्वा शर्मा को दे दी। तो ऐसे में उनको जब दिल्ली लाया जा रहा है तो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा, और यह कहा जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को स्टील मिनिस्ट्री मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से स्टील मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल को मिल सकती है। तो यह हुई बात सर्बानंद सोनोवाल की। फिर बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो हैं, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, राहुल गांधी के खासम खास वाइन एंड डाइन फ्रेंडों में से एक, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लात मारी कांग्रेस को और बीजेपी में आए। हां, भारतीय जनता पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल के तरीके से समर्थन मिला, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी आता है तो ऐसे नहीं आता है। चाहे माने ना माने, कोई बोले कैमरा पे या ना बोले दर्शकों, लेकिन यह बात साफ है कि अगर वो आए हैं तो उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। वो दिल्ली आ गए हैं, महाकाल के मंदिर में पूजा भी की और आ गए हैं वापस दिल्ली, लेकिन ज्योतिरादित्य को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? जब आए थे बीजेपी में यह कहा जा रहा था रेल से नीचे नहीं मानेंगे, आज बात एचआरडी पे भी हो रही है, तो यह देखना पड़ेगा इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। फिर नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। नारायण राणे एक ऐसा चेहरा है, नारायण राणे एक ऐसा व्यक्ति है जिनको अगर दिल्ली में जगह दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र के लिए कुछ सोच रही है। देवेंद्र फडणवीस के लिए जगह वहां खाली हो रही है, नारायण राणे दिल्ली आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो नारायण राणे को ऐसे। और ये हिना गावित कौन है? हिना गावित एक ऐसा चेहरा है, युवा चेहरा है। युवा चेहरा होने के साथ साथ वो एक ऐसा चेहरा है तो बताते हैं कि प्रोफेशनल होने के साथ साथ आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में आपकी जगह है। और नरेंद्र मोदी का एक ये मैसेज है दर्शकों, जो वो देना चाहते हैं कि आप अगर स्किल्ड हैं,
अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है तो यह मतलब नहीं कि राजनीति आपके लिए नहीं। जो ये कहा जाता था 14 से पहले की राजनीति तो भाई गुंडों की है, उसको बदलने का जो एक कोशिश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें हिना गावित का एक बड़ा नाम है। उसके अलावा सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर और उनको लेके, सुशील मोदी को लेके बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बोला जा रहा था कि तय है कि इस बार तो सुशील जी को मंत्री बना दिया जाएगा और कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा कैबिनेट। लेकिन अभी तक कॉल नहीं गई है, कॉल नहीं गई है अभी तक। ये महत्वपूर्ण बात है अनुपमा, अभी तक कॉल नहीं गई है उनको। प्रीतम मुंडे, डॉक्टर प्रीतम मुंडे हैं। ये कौन है? ये बहन है, ये बहन है और मुंडे साहब की बेटी हैं, स्वर्गीय मुंडे साहब की बेटी हैं। ये एक बड़ा ओबीसी चेहरा, ये एक बड़ा ओबीसी चेहरा तो है, लेकिन जैसे हिना गावित है अनुपमा, वैसे ये भी एक डॉक्टर है। और जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो प्रोफेशनल्स को लाना चाहते हैं, वो इसमें एक और बड़ी पहल है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए कुछ और चेहरों के बारे में आपको बताते। देखिए, जफर इस्लाम की बात करें तो वो राज्यसभा सांसद है, यूपी से एकमात्र मुस्लिम सांसद है और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह दे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शांतनु ठाकुर की। मतुआ समुदाय के एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, वर्चस्व रखते हैं एक बड़ा, साथ ही बनगांव से लोकसभा सांसद है, बंगाल की राजनीति में अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्री। जी बिल्कुल, और ये जो चेहरा है अभी आपके पास, ये शिव प्रताप शुक्ला, एमओएस फाइनेंस थे मोदी 1 में, 2016 या 17 में जो कैबिनेट रीजिंग हुआ था दर्शकों, उसमें शिव प्रताप शुक्ला एमओएस फाइनेंस से 2019 में गिरा दिया गया था। अब दोबारा क्योंकि यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको दोबारा मौका मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, ये वो दोनों पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, दोनों, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। इन दोनों में से किसको मौका मिलेगा? एक को मौका मिलेगा इन दोनों में से। पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जैसा मैंने बताया, एक धड़ा कहता है कि इनको दिल्ली लाइए, इन्होंने जान फूंक दी थी अपनी बंगाल में बीजेपी के लिए। वहीं दूसरा धड़ा कहता है कि अगर इन्हें ले आए तो वहां बीजेपी कमजोर ना हो जाए। तो क्या इनको मौका दिया जाएगा? अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं। दूसरा चेहरा, महिला चेहरा, लॉकेट चैटर्जी, हुगली से सांसद हैं, बंगाल में महिला विंग की पार्टी अध्यक्ष हैं। 2015 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गई थी। लॉकेट चैटर्जी एक समय पे दीदी की बहुत क्लोज थी, लेकिन लॉकेट चैटर्जी एक ऐसी नेत्री है, बिल्कुल फायर ब्रांड नेत्री है। ममता बनर्जी को जवाब देती है। तो बीजेपी को एक ये बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में एक ये दिक्कत ये हो रही है उनको कि अगर वो इन नेताओं को दिल्ली ले आए, अगर लॉकेट चैटर्जी और ये जो उनके पार्टी अध्यक्ष हैं वो दोनों यहां आ जाएंगे, तो वहां पे पार्टी को कौन संभालेगा अगले 5 साल? क्योंकि टीएमसी दीदी तो जीत गई है, तो क्या बीजेपी वहां बिल्कुल धराशायी ना हो जाए? इसलिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये युवा चेहरा अनुपमा, ये जो जामयांग नामग्याल हैं, 34 साल के हैं, लेकिन एक भाषण दिया इन्होंने संसद में और पूरा देश जान गया कि जामयांग नामग्याल और लेह लद्दाख की क्या राजनीति है। ये इनका ये प्रखर, ये वक्ता है, ये इतना अच्छा बोलते हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री दोनों चाहते हैं कि लद्दाख से एक व्यक्ति हो और वो जामयांग नामग्याल। अश्विनी वैष्णव एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व, और इस समय सांसद तो है। 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। उड़ीसा की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजी सचिव भी रहे हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा इस चेहरे पे, अश्विनी वैष्णव, क्योंकि आज देर शाम या कल सुबह तक जब इनका पोर्टफोलियो क्लियर होने लगेगा तो आप जानना चाहेंगे इनके बारे में। दर्शकों, आप जानना चाहेंगे इनके बारे में, अश्विनी वैष्णव के बारे में। दोबारा अश्विनी वैष्णव के बारे में आप जानना चाहेंगे। अश्विनी वैष्णव वो व्यक्ति है, अश्विनी वैष्णव वो हैं जिनको प्रधानमंत्री तो पसंद करते ही हैं, जिनको उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और ये क्या बीजेपी और बीजेडी के बीच की एक ऐसी कड़ी हो सकती है जो जिस राजनीति के बारे में आपने और हमने अभी सोचा नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा। वहीं कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है दिल्ली में मनोज तिवारी हैं, मीनाक्षी लेखी हैं। मीनाक्षी लेखी को लेके बहुत बातचीत ज्यादा है असल में, कि मीनाक्षी लेखी क्या चेहरा हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश गोरखपुर बाबा के खासम खास जाने वाले रवि किशन के नाम पे भी अनुपमा बहुत ज्यादा चर्चा है।
बिल्कुल। और देखिए रवि किशन को लेकर भी जो है चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हुए महिलाओं की भी बात करें तो देखिए सुनीता दुग्गल हरियाणा के सिरसा से सांसद है। एक अकेली सांसद है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं अनुपमा, अकेली महिला सांसद है बीजेपी के पास हरियाणा में। तो जो हरियाणा में एक महिला सांसद है उसको प्रधानमंत्री अगर कैबिनेट में लाते हैं तो उसका एक अलग असर पड़ेगा, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। जी अनुपमा। बिल्कुल। और देखिए आगे बढ़ते हुए अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण नाम, उत्तर प्रदेश से बड़ा नाम, मिर्जापुर से सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनुप्रिया पटेल का नाम जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को कोई बड़ा पदभार दिया जा सकता है। और वो इसलिए दिया जा सकता है अनुपमा, क्योंकि ये समझाने की जरूरत है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी कौन सी है? अपना दल। अपना दल क्या है? कोई बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। अपना दल क्या है? अपना दल एक ऐसा दल है जिसका 4-5 जिलों में, माफ कीजिएगा, 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 4-5 विधायकी में इनका असर पड़ता है और बिल्कुल दबंगई से पड़ता है। ये जहां चाहे वो 4-5 सीट में जिसको चाहे जिता सकती हैं, जिसको चाहे हरा सकती हैं, और ये एक असलियत है। इसीलिए 2019 में इनको नहीं लिया, लेकिन इस समय इनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले 7 से 8 महीने में इलेक्शन है। दर्शकों, इलेक्शन है तो हर सीट जीतनी है। हर सीट यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी तक आप और हम तो बात कर रहे हैं, हर एक पार्टी के पास अब तक यूपी की 75 जिलों में से एक एक सीट पर 100 पन्ने की रिसर्च होगी हर एक पार्टी के अध्यक्ष के पास। तो क्या जब कैबिनेट रिव्यू होगा उस पर अनुप्रिया पटेल को लेके बात होना नहीं है? इसीलिए क्योंकि वो 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर असर डाल सकती हैं। इसीलिए आप देखेंगे, जब मैंने आपको अभी बताया कि कौशांबी के जो सांसद हैं सोनकर साहब, उनको कॉल गया दिल्ली आने के लिए, वो हमारी लिस्ट में नहीं थे। हमने जो 4 दिन पहले लिस्ट ब्रेक करी सबसे पहले, उसमें नहीं थे वो। अब क्यों है? क्योंकि लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में जो बदलाव होते हैं, जेडीयू अभी भी कुंडा फंसाए हुए है। क्यों फंसाए हुए वो बताया प्रकाश सिंह ने, लेकिन उसकी वजह से कई और समीकरण बदलते हैं। थावरचंद गहलोत को उन्होंने बना दिया कर्नाटका का मिनिस्टर। इसका मतलब क्या? कर्नाटका का गवर्नर, माफ कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास उस समाज से आने वाला एक व्यक्ति की जगह बनी, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास मध्य प्रदेश से आने वाला एक और जगह खुली। इसीलिए एक तरफ रामशंकर कथेरिया है और दूसरी तरफ कौन है? राकेश सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, रामशंकर कथेरिया बॉर्डर एरिया से आते हैं, लेकिन उनका जो जातीय समीकरण है उसमें वो बिल्कुल सेट बैठते हैं। इसीलिए तो आप सोच रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों कि एक एक सीट, एक एक नाम जो लोग इतनी आसानी से बात कर लेते हैं, हाँ इसका नाम चल रहा है, इसका नाम उड़ रहा है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया जाती है। एक एक नाम के पीछे 100 पन्नों की रिसर्च होती है। पता लगता है इसके बारे में पार्टी ने क्या कहा, इसके बारे में आरएसएस ने क्या कहा, इसके बारे में सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं। वहीं बिहार, सबसे बड़ा नाम इस समय बिहार में अगर एक किसी का डंका बोल रहा है तो वो ये व्यक्ति हैं साहब, चचा का नाम है पशुपति पारस। जब तक इनके बड़े भाई रामविलास पासवान, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, अपने हाथों से खड़ी की, जब तक वो थे तब तक शायद बिहार से बाहर कोई इन्हें जानता था। लेकिन जब से इन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को धोबी पछाड़ दी है, और ऐसी धोबी पछाड़ दी है कि चिराग आज भी पटना में बैठे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जब उनके चचा दिल्ली में आके अनुपमा कुर्ता सिलवा रहे नया। तो भाई नहीं रहा, पशुपति पारस को बीजेपी का समर्थन है, यह बात तय है। और अब वो इनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा? क्या इनको रामविलास पासवान जी का फूड एंड सिविल सप्लाईज वाला मंत्रालय मिल सकता है या कोई और मंत्रालय है, वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जिनके पास एक से ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं। मैं चाहूंगा अनुपमा अगर आप बता दें, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। बिल्कुल, देखिए ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं, और इसीलिए अब जो है उन मंत्रालयों को दूसरे मंत्रियों को शिफ्ट किया जा सकता है, उन्हें दिया जा सकता है। देखिए आपको बताते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनके पास कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है उन्हीं के पास है, और इसीलिए 4 मंत्रालय उनके पास है। तो हो सकता है कि मंत्रालय किसी को दिया जाए। आगे बढ़ते हुए पीयूष गोयल की बात करें, रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है, कॉमर्स, उद्योग और जन वितरण मंत्रालय फिलहाल पीयूष गोयल के पास है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। साथ ही जाने माने नेता रविशंकर प्रसाद, जिनके पास कानून मंत्रालय है फिलहाल, संचार और IT मंत्रालय है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी और
अर्थ साइंस मंत्रालय जो है वो उनके पास है। ये दरअसल हम उन नेताओं का नाम आपको बता रहे हैं जिनके पास 4 से 5 मंत्रालय है, और जब अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इन मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा। और इसमें सिर्फ एक ये बात बतानी बहुत जरूरी है, और ये दर्शकों को मैंने पहले भी समझाया है हमने, और दोबारा बता दें, ये वो लोग हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, ये सभी नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, ये वो नाम है। नितिन गडकरी तो वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। अगर अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद किसी का नाम आता है कैबिनेट में तो वो नितिन गडकरी है, वो तो इतने वरिष्ठ हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास 1, 2, 3 से ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं। किस लिए? क्योंकि जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा कार्यभार संभाला तो उनको एक ऐसी टीम चाहिए थी जिसको वो जो बोले वो डिलीवरी दे, वो उसमें कार्य करके दिखाए उनको। और उसमें हर एक आदमी की अपनी एक कोर टीम होती है, और ये वो कोर टीम है जिसको उन्होंने 1 नहीं 2, 2, 3 पोर्टफोलियोज दिए। रविशंकर प्रसाद जी को लॉ दिया तो वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया। स्मृति ईरानी को 2 पोर्टफोलियोज दिए। धर्मेंद्र प्रधान को 3 पोर्टफोलियोज दिए। नरेंद्र सिंह तोमर के पास इतने पोर्टफोलियोज थे, लेकिन दर्शकों 2 दिन पहले उत्तराखंड में जब नया मुख्यमंत्री चुना जाना था तो किसको भेजा गया? नरेंद्र सिंह तोमर को। क्यों इतना भरोसा करते हैं? वित्त मंत्री देश की निर्मला सीतारमण जब ये पदभार संभाल रही थी वित्त मंत्री का, तो विपक्ष ने, और याद करना चाहिए विपक्ष को कि एक महिला नेत्री पे इन्होंने किस तरह की टिप्पणी की थी उनकी काबिलियत पर, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। इसी तरह की टिप्पणी स्मृति ईरानी पर भी की गई थी, लेकिन आज वही विपक्ष बगले झांक रहा है, क्योंकि इन सबको प्रधानमंत्री मोदी ने 2, 3 पोर्टफोलियोज दिए और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन अब जब और मंत्रियों को, इस समय 53 मंत्री हैं, 20 से 21 मंत्री और जोड़ सकते हैं, और वो जुड़ रहे हैं, ऐसे में इनका जो बोझ है उनको हल्का करके प्रधानमंत्री को अगर ये लगा कि एक को 3 काम दिए हैं, अगर प्रधान साहब को 3 चीजें दी हैं, 3 पोर्टफोलियो, उसमें से वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर एक में है, तो अगर उन तीनों में से एक को किसी को देना चाहते हैं तो वो दे दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ठीक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि बेटर फॉर बेटरमेंट, ये बात समझनी पड़ेगी। प्रहलाद सिंह पटेल के पास कल्चर और टूरिज्म दोनों है, इसमें से टूरिज्म जाना तय है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है कि टूरिज्म जाना तय है। लेकिन ये भी मध्य प्रदेश से तो आते हैं, लेकिन इन्होंने कल्चर में कई ऐसे काम किए हैं जो कि प्रधानमंत्री चाहते थे, उसके चलते इनके पास एक और पोर्टफोलियो आ सकता है, यह देखना पड़ेगा। तो अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि आखिरकार दर्शकों, हरदीप सिंह पुरी के पास सिविल एविएशन भी है और अर्बन डेवलपमेंट भी है, दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं। आरके सिंह साहब, ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट तो है ही हैं, यूएन में भी थे, उसके बाद दिल्ली वापस आए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की 2019 की सरकार में भाग बने। अरुण जेटली के बहुत करीबी थे अरुण जेटली के। अब आरके सिंह, ये भी एक सवाल है। आरके सिंह बिहार से आ रहे थे, जब प्रकाश जी से हम बात कर रहे थे, हमारे बिहार के वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ हैं, वो जब बता रहे थे कि यह समझने की जरूरत है दर्शकों कि बिहार एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का, जिस समय एनडीए पहली बार सरकार में आई थी, उस समय यह था कि बिहार से 12 से 13, अनुपमा 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री थे बिहार के। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ये 1 दिन 2 दिन आगे बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जेडीयू मान नहीं रही है। जेडीयू ये कह रही है कि हम 4 के नीचे नहीं मानेंगे। बीजेपी कह रही है नहीं 2 ले लीजिए, अच्छा नहीं माने तो 3 ले लीजिए, उस पर भी नहीं माना है। इसलिए 7 से तारीख अब 8 हो गई है, लेकिन 8 बदली नहीं जाएगी, यह हमें बताया जा रहा है। और ये जो आज गवर्नर्स की लिस्ट आ गई है, जिसमें थावर चंद गहलोत को अब कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, और उन्होंने हमसे बात भी कर ली है, हमारे साथी ने, अनुज ने बात की उनसे, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब मैं तय है, मैं जा रहा हूं कर्नाटका। लेकिन उनके जाने से कई ऐसी चीजें खुल जाती हैं। तो एक बार फिर यह आपको समझना पड़ेगा, ये जो संतोष कुशवाहा हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, अनुपमा, बिहार से जितने भी लोग आएंगे, तो यह भी आपको दर्शकों अपने दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग भी तो है ना भाई, मोबाइल फोन की तरह है। इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है, कई आ रहे हैं तो कई जाएंगे भी। अनुपमा,
बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है ऐश्वर्या कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही राजनीति की शुरुआत होती है। और देखिए, बिहार से बताते हैं कि आखिर वो कौन से संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन ऐश्वर्या जैसे जानकारी दे रहे थे कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि 4 मंत्री जो हैं उनके कोटे से बनाए जाए। लेकिन देखिए, संभावित चेहरे आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि आखिर किस तरीके से चाचा और भतीजे में रार देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस को दिल्ली जो है बुलाया गया है। आरसीपी सिंह की बात करें, अगला बड़ा नाम जेडीयू के अध्यक्ष हैं, साथ ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं यह भी कहा जाता है कि आरसीपी सिंह से पूछ के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए संतोष कुशवाहा की बात करें, पूर्णिया से सांसद है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल ये वो तमाम बड़े नाम है बिहार के जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही राजनीति की शुरुआत होती है और बिहार पर खासकर फोकस है। और देखिए, बिहार के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के आखिर वो कौन से संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जो है जगह दी जा सकती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का आपको संभावित चेहरे बताते हैं कि आखिर कौन कौन से यूपी के संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बिहार को आपने समझ लिया कि आखिर बिहार के वो कौन से चेहरे हैं। हालांकि अभी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है, जब इन सभी बातों पर मोहर लग जाएगी तब पता चलेगा। पहला नाम, बड़ा नाम, अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर से सांसद है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो है जानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बातों के लिए बहुत बुलंद आवाज जो है हमेशा उन्होंने प्रखर की है। आगे बढ़ते हुए शिव प्रताप शुक्ला की बात करें, राज्यसभा सांसद जो है वो है। और आगे बढ़ते हुए विनोद सोनकर, कौशाम्बी से सांसद है। ये वो नाम है उत्तर प्रदेश के जो कहा जा रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। रवि किशन गोरखपुर से सांसद है, सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, बंगाल इलेक्शन में भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से उन्होंने जो है मोर्चा संभाला था। और अब आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हमें उनकी झलक देखने को मिलेगी। ऐश्वर्या। बिल्कुल, और अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये समझना पड़ेगा क्योंकि कैबिनेट रिजेक्ट ये पहली और अभी तक कहा जा रहा है 2014 से लेकर 2021 तक नरेंद्र मोदी के दोनों टेन्योर्स की सबसे बड़ी कैबिनेट रिजेक्ट ये हो सकती है। तो इसमें एक एक चेहरे के बारे में हम आपको रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको समझाएंगे एक एक चेहरे के बारे में। चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल की बात हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, या फिर विनोद सोनकर कौशाम्बी के सांसद जिनको अभी कॉल गया है। अभी जब मैं स्टूडियो में आया उससे 5 मिनट पहले कॉल आया, बोल रहे मुझे बुला लिया गया है। विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद हैं और थावरचंद गहलोत के कर्नाटका के गवर्नर बनने के बाद। तो ऐसे में यह समझिए कि जातीय समीकरण कितना महत्वपूर्ण है। यह मैं मान सकता हूं कि सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बड़े नाम हैं, इनको लेकर सबसे ज्यादा रुचि होती है। लेकिन कैबिनेट में कई बार जिस पर नजर नहीं होती है ना दर्शकों, वो ही कई बार सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हम आपको वो पहलू भी समझाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करेंगे हर एक चेहरे के बारे में, चाहे आपने उनके बारे में सुना हो या ना, चाहे वो हिना गावित की बात हो या फिर जामयांग नामग्याल, उन सब के बारे में और उनकी क्या महत्वता होगी और कौन कौन से पोर्टफोलियो, क्योंकि अब नाम तो सब बता रहे हैं, अब बात करेंगे पोर्टफोलियो।